जय श्री राम। बच्चों, आज 12वीं फिजिक्स अध्याय 3 विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसे 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 अल्फा आर से प्रदर्शित करते हैं। और एक टॉपिक और पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक 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 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए नहीं, सच में ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, और इस चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोधकता मैंने कह दिया रो नॉट। भैया, चालक तार के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधकता होगा, तो मैंने कह दिया प्रारंभिक प्रतिरोधकता रो नॉट। अच्छा अच्छा, इस चालक का कुछ ना कुछ ताप भी होगा, मैंने कह दिया टी नॉट। ठीक है ठीक है। अब मैं जब चालक के ताप को परिवर्तित कर दूं, चालक के ताप को मैं परिवर्तित कर दूंगा, तो इसकी प्रतिरोधकता में भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा। पढ़ा ना हमने पढ़ा तो है क्या होता है। प्रतिरोधकता बराबर एम एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, कि अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से विश्रांति काल कम हो जाएगा और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, यानी ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इस चालक तार का प्रारंभिक ताप टी नॉट है और प्रारंभिक प्रतिरोधकता रो नॉट है। और जैसे मैंने चालक का ताप में परिवर्तन किया, यानी ताप बढ़ाया, तो उसकी प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन आ गया, यानी प्रतिरोधकता बढ़ गई। ठीक, और अंतिम ताप मैंने मान लिया टी हो गया। भैया भैया भैया, प्रारंभिक ताप था टी नॉट, मैंने इसके ताप को बढ़ाया तो अंतिम ताप आ गया टी। उसी प्रकार से प्रारंभिक प्रतिरोधकता था रो नॉट, और ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ गया डी रो, और अंतिम प्रतिरोधकता आ गया है रो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सोच के बताना आप लोग, हम इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे। ये जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, यहां पे प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन आ रहा है, प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन आ रहा है, क्या वह ताप में परिवर्तन की वजह से आ रहा होगा। भैया, ताप बढ़ाएंगे, ध्यान सुनिए, ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप बढ़ाने से क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन को इस धनायन से इस धनायन तक आने में कम समय लगेगा, यानी विश्रांति काल कम हो जाएगा, तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, है ना। यानी ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी ताप में परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन आएगा। तो मैं यही कह रहा हूं यहाँ पे कि प्रतिरोधकता में परिवर्तन ताप परिवर्तन पर निर्भर करता है, अनुक्रमानुपाती है। ताप में बढ़ोतरी होगी तो प्रतिरोधकता में भी बढ़ोतरी होगी, ताप कम होगा तो प्रतिरोधकता भी कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन आता है वह प्रारंभिक प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। सोचिए ध्यान से कि अगर प्रारंभिक प्रतिरोधकता कम है तो जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन आएगा वो भी कम ही आएगा। अगर प्रारंभिक प्रतिरोधकता ज्यादा है तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन भी ज्यादा आएगा। ध्यान ध्यान सुनिए, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता क्या चीज है कि अगर मैं एक रबड़ है, 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 रबड़ की लंबाई मान लो, रबड़ की लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इस रबड़ को दोनों ओर से खींचूंगा और रबड़ लंबी है तो इसमें इसमें ज्यादा खिंचाव आएगा, इसे कहते हैं लंबाई में परिवर्तन। ठीक, अगर लंबा रबड़ है तो खिंचाव भी ज्यादा आएगा, और अगर ये रबड़ की लंबाई कम है, यानी मान लो 1 सेंटीमीटर का है,
इसको मैं खींचूं तो इसकी लंबाई परिवर्तन कम ही आएगा। यानी बड़ी रबड़ में परिवर्तन ज्यादा आता है, छोटे रबड़ में परिवर्तन कम आता है, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर अगर प्रारंभिक प्रतिरोधकता कम है तो परिवर्तन भी कम होगा। अब प्रारंभिक प्रतिरोधकता ज्यादा है तो परिवर्तन भी ज्यादा होगा। भाई लंबा रबड़ खींचेंगे ज्यादा खींचेगा, छोटा रबड़ खींचेंगे कम खींचेगा। ठीक है, यानी रबड़ में जो परिवर्तन आ रहा है, रबड़ की लंबाई में जो परिवर्तन आ रहा है वो प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन आता है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। अगर प्रारंभिक प्रतिरोधकता ज्यादा तो परिवर्तन भी ज्यादा, प्रारंभिक प्रतिरोधकता कम तो परिवर्तन भी कम। ठीक है, ठीक है। तो यही हमने कहा कि जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन आता है वो ताप परिवर्तन पर निर्भर करता है और प्रारंभिक प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों कंबाइन करेंगे तो हो गया रो नॉट इंटू डी टी। सही है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों को मिला दिया हमने, दोनों को हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब डी रो, ये अनुपात हटेगा तो बराबर आएगा और यहाँ पे कोई आनुपातिक नियतांक आ गया अल्फा आर। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो इक्वल और एक आनुपातिक नियतांक भी आएगा, अनुपात हटेगा तो आनुपातिक नियतांक भी आएगा। इनटू क्या है, रो नॉट इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पे अल्फा आर क्या चीज है, यही जो हम पढ़ रहे हैं। अल्फा आर क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है जिसे 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 प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं अल्फा आर को अकेला कर दूं तो ध्यान रखिएगा, अल्फा आर यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक को मैं अकेला कर दूं तो अल्फा आर बराबर डी रो बटे में, ये पूरी चीज यहां पहुंच जाएगी बटे में, क्या पहुंच जाएगा बटे में, रो नॉट इंटू डी टी। ये होता है बच्चों प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ये होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ये होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा आर बराबर, ये क्या है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन यानी अंतिम प्रतिरोधकता माइनस प्रारंभिक प्रतिरोधकता। सही है भैया, प्रारंभिक से अंतिम में कितना परिवर्तन हुआ, दोनों का अंतर निकाल लो, वही है प्रतिरोधकता में परिवर्तन, बटे 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 नीचे क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोधकता, और ये क्या है dt। dt क्या है, ताप में परिवर्तन, कि प्रारंभिक ताप की तुलना में अंतिम ताप में कितना परिवर्तन आया है, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, यही ताप परिवर्तन। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, चाहे ये लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए, सेम चीज है ना। ये है प्रतिरोधकता में परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक प्रतिरोधकता, फिर नीचे प्रारंभिक प्रतिरोधकता, फिर ताप परिवर्तन यानी अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। ठीक है, यही है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। हिंदी में भी लिख सकते हैं, किताब में लिखा है हिंदी में शब्दों में, आप चाहे तो शब्दों में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, आप इसे चाहें तो शब्दों में भी लिख सकते हैं, वर्ड्स इन वर्ड्स, शब्दों में एक ही चीज है, क्या है, अल्फा आर क्या भैया, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, अल्फा आर यही चीज है, हाँ यही है, बराबर बराबर ऊपर क्या चीज है, प्रतिरोधकता में वृद्धि। सही है, प्रतिरोधकता में वृद्धि। भैया अगर मैंने ताप बढ़ाया है, ताप बढ़ाने से, अभी हमने बताया ना, ताप बढ़ाने से विश्रांति काल कम होता है, विश्रांति काल कम होता है और प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ेगा, ताप में वृद्धि, सॉरी प्रतिरोधकता में वृद्धि, बटे बटे ये क्या रो नॉट क्या चीज है,
प्रारंभिक प्रतिरोधकता है रो नॉट, प्रारंभिक प्रतिरोधकता है रो नॉट, और इनटू डेल्टा टी क्या चीज है, dt, सॉरी dt, dt क्या चीज है, ताप में वृद्धि। तुमने ताप में वृद्धि की तभी तो प्रतिरोधकता में वृद्धि हुई है। परिवर्तन भी आप ले सकते हैं, परिवर्तन भी आप ले सकते हैं। तो dt है ताप वृद्धि, ऐसा शब्दों में भी लिखा जा सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप एक बता रहे हैं कि कितना प्रतिरोधकता में वृद्धि हुई है, ये प्रारंभिक प्रतिरोधकता है और ये ताप में वृद्धि है, यही चीज है, सेम चीज है। ठीक है, अब परिभाषा बनाने वाले हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक का। इसके लिए मुझे कुछ मानना पड़ेगा, एकांक। कैसे मानेंगे? मान लीजिए, मान लीजिए मैंने प्रारंभिक प्रतिरोधकता को मान लिया एकांक। मैंने मान लिया कि चालक के अंदर प्रारंभिक प्रतिरोधकता एकांक था, एकांक था, एकांक यानी 1 ओम मीटर। ठीक है ना, मैंने मान लिया कि चालक के अंदर प्रारंभिक प्रतिरोधकता एकांक था, एक इकाई था, एक इकाई। और मैंने इस चालक के ताप में वृद्धि कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस का। इस चालक के ताप में मैंने वृद्धि कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस का, यानी ताप में परिवर्तन कितना आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस का। मैंने ताप में वृद्धि किया 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बताइए प्रतिरोधकता ताप गुणांक कितना हो जाएगा? ये एक, ये एक, तो बचा केवल अल्फा आर बराबर डी रो। सही है, अल्फा आर बराबर डी रो। ये है बच्चों प्रतिरोधकता ताप गुणांक की परिभाषा। कैसे बनाए, कैसे बना, बस इसको पढ़ देना हिंदी में। क्या पढ़ना है? एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक में, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक में शुरुआती प्रतिरोधकता क्या था, एकांक था। वही हमने कहा एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक में, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से उस चालक के प्रतिरोधकता में हुई वृद्धि को, ये वृद्धि ना है, उस चालक के प्रतिरोधकता में हुई वृद्धि को उस चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर उस चालक के प्रतिरोधकता में आई वृद्धि को, उस चालक के प्रतिरोधकता में हुई वृद्धि को उस चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। मत बोलिए प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है। ठीक है, इसको लिखते हैं, देखिए इसको, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक। ठीक है, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक। अब ताप के बारे में बताते हैं कि ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से, वृद्धि करने से उस चालक के, करने से उस चालक के पदार्थ में, उस चालक के पदार्थ में हुई या आई प्रतिरोधकता, उस चालक के पदार्थ में हुई प्रतिरोधकता में वृद्धि को, में वृद्धि को उस पदार्थ का, उस पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते
है। इसे 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 अल्फा आर से प्रदर्शित करते हैं। ये है बच्चों प्रतिरोधकता ताप गुणांक की परिभाषा। आया हुआ है, अगर आएगा तो पहले आपको ये पूरा इसको छोड़ के ये पूरा लिखना है, यहां से पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है, आखिरी परिभाषा बनेगी। आखिरी में किस कंडीशन है, पहले ये आएगा, इसको आपने एकांक मान लिया प्रारंभिक प्रतिरोधकता को, और ताप में एक वृद्धि कितनी हुई 1 डिग्री सेल्सियस की, तब जाके आया है प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। यहां से आपकी परिभाषा बनेगी। बस हो गया, परिभाषा आ गया। अब मात्रक आप निकाल सकते हो, मात्रक राशि अगर नहीं बताया जाएगा तो समझना अधिक से ही है। राशि केवल सदिश के केस में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर कुछ नहीं बताया जा रहा है यानी अधिक है। ठीक है, मात्रक निकालिए, यहां से चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो। ये क्या चीज है, प्रतिरोधकता। मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ये क्या चीज है, प्रतिरोधकता। मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर से ओम मीटर मर गया, बचा 1/ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन। तो मैं कह सकता हूं प्रति केल्विन, 1/ताप यानी प्रति केल्विन। तो मात्रक हो गया प्रति केल्विन, यानी के इनवर्स भी आप कह सकते हैं, के इनवर्स कैपिटल के, या प्रति डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो आप, अगर सेल्सियस कहना चाहो तो प्रति डिग्री सेल्सियस है ना, बटे में है। और विमीय सूत्र की बात करना ही नहीं अपने को, m0 L0 T0 K-1 अगर लिखना चाहें तो m0 L0 T0 K-1। ये बच्चों प्रतिरोधकता ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बता दें। अब एक और टॉपिक पढ़ना है, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कि ताप बढ़ाने से कौन कौन से प्रकार के चालक धातु, अर्धचालक, मिश्र धातु, विद्युत रोधी में क्या फर्क पाता है प्रतिरोधकता का। ताप बढ़ाने से उनकी प्रतिरोधकता कम होती है या बढ़ती है, बता दें। ठीक, अगली हेडिंग डालिएगा, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इससे अंदर से एक एक नंबर के प्रश्न बहुत आते हैं। अच्छा, अभी हमने प्रतिरोधकता ताप गुणांक निकाला, अगर आपको याद हो, अल्फा आर बराबर प्रारंभिक प्रतिरोधकता माइनस अंतिम प्रतिरोधकता बटे प्रारंभिक प्रतिरोधकता गुणे प्रारंभिक ताप माइनस अंतिम ताप। इसका इस्तेमाल करने वाले हैं अपन, ठीक है, इसका इस्तेमाल थोड़ा करेंगे। एक एक नंबर के प्रश्न यही पूछता है इसके मामले में। तो चलिए, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली बात आती है कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगर आपको याद हो, प्रतिरोधकता की निर्भरता क्या था, रो बराबर m n e स्क्वायर टाउ। याद है, प्रतिरोधकता क्या था असल में, m बटे n e स्क्वायर टाउ। यानी प्रतिरोधकता किन किन चीजों पर निर्भर करता है भैया। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये नियत राशि है, इस पर निर्भर नहीं करता। m का मान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान कभी नहीं बदलता। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यह भी एक नियत राशि है, कांस्टेंट मान है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, इसका मान कभी भी नहीं बदलता। यानी प्रतिरोधकता n पर
यानी पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर यानी क्या है, अलग अलग प्रकार के चालक या धातु के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या है n। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, अलग अलग प्रकार के धातु या पदार्थ के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है, यानी प्रतिरोधकता अलग अलग हो सकती है, होती है। तो पहला हो गया पदार्थ की प्रकृति पर, n पर। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, टाउ, टाउ यानी ताप पर, ताप पर, विश्रांति काल पर कह सकते हो आप। टाउ क्या विश्रांति काल है, जैसे लिखते हैं विश्रांति काल पर निर्भर करता है ना, विश्रांति काल पर निर्भर करता है, विश्रांति काल पर निर्भर करता है, ठीक है, विश्रांति काल। तो मैं कह सकता हूं प्रतिरोधकता असल में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, और दूसरी चीज प्रतिरोधकता विश्रांति काल के ही व्युत्क्रमानुपाती है ना। ताप बढ़ाने से विश्रांति काल कम होता है, टक्करों के बीच लगा समय कम हो जाता है, टक्करें तेज हो जाती हैं, विश्रांति काल कम, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। ये तो प्रतिरोधकता इन दो कारकों पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट है धातुओं के लिए, ध्यान रखिएगा, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए कि अगर मैं धातु का ताप बढ़ा दूं तो इसका प्रतिरोधकता पहले की तुलना में जितना था उसकी तुलना में बढ़ेगा या कम हो जाएगा। तो धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु उसे कहते हैं जिसके अंदर ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु उसे कहते हैं जिसके अंदर ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के गति करने से ही धारा बनती है, और जिसके अंदर ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी ज्यादा धारा बनेगी, यानी प्रतिरोधकता सबसे कम। तो धातुओं की प्रतिरोधकता, बच्चों ध्यान सुनिएगा, धातुओं की जो प्रारंभिक प्रतिरोधकता है सबसे कम होती है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, सबसे कम होती है शुरुआत में, ठीक, सबसे कम होती है। अब मैं ये निकालने वाला हूं कि अगर मैं धातुओं का ताप बढ़ा दूं तो प्रतिरोधकता और कम होगा या बढ़ेगा पहले की तुलना में। समझाना हम लोग करने क्या वाले हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं धातु यानी क्या है, धातु यानी क्या है, धातु यानी मान लीजिए कोई धातु है, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ढेर होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति करने से धारा बनती है। अगर धारा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ढेर है तो धारा भी खूब बनेगी, और धारा बहुत तेज यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता सबसे कम, यानी धातुओं की प्रतिरोधकता, प्रारंभिक प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। पहली बात ये पकड़ में आई। दूसरी चीज, अब मैं ताप बढ़ाने वाला हूं, तुम्हें पता है भैया दो चीजों पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता। पहला 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 एन पर, और दूसरा 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 विश्रांति काल पर। अब मैं ये देखने वाला हूं कि मैं ताप बढ़ाऊंगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अथवा विश्रांति काल पर क्या असर पड़ेगा ताप बढ़ने से, ठीक है। अगर मैं ताप बढ़ाऊं तो, अब मैं ताप बढ़ाने वाला हूं, ताप बढ़ाने वाला हूं, ताप बढ़ाने वाला हूं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा जो हमने अनुगमन वेग की शुरुआत पढ़ाया था, सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हमने पढ़ाया था कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और एकदम बाहरी वाली कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बाहरी, एकदम बाहरी वाली कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन को आप किसी प्रकार से ऊर्जा दे दे, कैसे ऊर्जा देंगे, आसपास के ताप से तापी ऊर्जा ग्रहण करता है, आसपास के ताप से तापीय ऊर्जा ग्रहण करेगा, तापीय ऊर्जा ग्रहण करेगा, और इस ऊर्जा का प्रयोग इलेक्ट्रॉन दो हिस्सों में करता है, यानी टोटल ऊर्जा जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा आसपास के ताप से, तो ये ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने में क्या ऊर्जा बढ़ रही, ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो ये पूरी ऊर्जा इसने अवशोषित की है, इस ऊर्जा का प्रयोग यह दो तरीके से खर्च करेगा, दो प्रकार से खर्च करेगा। पहला हिस्सा
यानी ऊर्जा का कुछ हिस्सा, ऊर्जा का कुछ हिस्सा, ऊर्जा का कुछ हिस्सा, ऊर्जा का कुछ हिस्सा यह परमाणु के बाहरी कक्षा से मुक्त होने में खर्च करेगा। क्या कि मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे मुक्त होना है, ऊर्जा लगाएगा मुक्त होने में। फिर जो बचा हिस्सा है, भाई कुछ हिस्सा मुक्त होने में खर्च हो गया, जो बचा हिस्सा है उस बचे हिस्से से इलेक्ट्रॉन, उस बचे ऊर्जा, उस बचा हिस्सा, जो ऊर्जा का हिस्सा बच गया है, उस बचे हुए ऊर्जा का वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करके गति करने लगेगा। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो पक्का उसके पास गतिज ऊर्जा होगी या होनी चाहिए, ये चीज ठीक है। तो जैसे ही किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का दो प्रकार से प्रयोग करता है, खर्च करता है। कुछ हिस्सा खर्च करता है इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा से मुक्त होने में, और जो बचा ऊर्जा है, जो बचा हिस्सा है, उसको पहले गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, फिर गति करेगा। ठीक, इस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन कुल ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक, ये दो हिस्सों में ऊर्जा खर्च होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे धातुओं के लिए। तो हमने बताया धातुओं की प्रारंभिक प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ढेर होती है, यानी विद्युत धारा मस्त प्रवाहित होती है। इसीलिए जितने भी आपके तार हो, वायर होते हैं, सभी सभी धातु के बनाए जाते हैं ताकि मस्त धारा मिले। अच्छा, अगर मैं धातुओं का ताप बढ़ाऊं, धातुओं का ताप बढ़ाऊं, तो मुझे एक चीज पता, धातु कहते किसे भाई? धातु कहते किसे हैं? जिसके एकांक आयतन में ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके एकांक आयतन में पहले से ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी पूरे परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पहले से ही मुक्त है। तो आप ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और मुक्त थोड़ी होगा भाई, जितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना पहले से मुक्त है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी, वही रहेगी, वही रहेगी। अरे जो चीज पहले से ही मुक्त है, जो चीज पहले से ही मुक्त है, उसे आप क्या मुक्त करेंगे? धातु ऐसा पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु के बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन पहले से ही मुक्त होता है, इसीलिए तो मस्त धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए तो प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। यानी प्रतिरोधकता, यानी अगर मैं धातुओं का ताप बढ़ाऊंगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पहले से उसके पास ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 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 एन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, और अगर n का मान सेम रहेगा, देखो ध्यान से, अगर n का मान सेम रहेगा यानी n के मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो प्रतिरोधकता के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सही है, प्रतिरोधकता के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्रतिरोधकता भी जितना पहले था, हम ये नहीं कह रहे प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगा, हम ये कह रहे जितना प्रारंभिक प्रतिरोधकता था उतना ही होगा। ये था पहला केस, n के केस में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या सेम रहेगी, पहले से उस पर ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए है पहले से ही है। अब जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे हैं, तो ताप यानी क्या? इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन तापी ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, और इस पूरी ऊर्जा का प्रयोग ये दो हिस्सों में करता है। अगर मैं धातु की बात करूं तो धातु के पास तो ढेर सारे पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी पूरी ऊर्जा का प्रयोग अब ये दो हिस्सों में न करके केवल एक हिस्से में करेगा, ये केवल पूरी ऊर्जा का प्रयोग यह मुक्त इलेक्ट्रॉन को गति कराने में लगा देगा। क्यों? क्योंकि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पहले से ढेर सारे हैं, यानी ऊर्जा का ये वाला हिस्सा तो प्रयोग में आएगा नहीं, यानी जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा ताप के कारण से, उस पूरी ऊर्जा का प्रयोग इलेक्ट्रॉन को गति कराने में लगाएगा। यानी ताप बढ़ाने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ जाएगी भैया, इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ जाएगा, मस्त चाल बढ़ेगी, मस्त चाल बढ़ेगी, पूरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन मस्त तेजी से गति करेगा। क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो ऊर्जा यहाँ तो जाएगी नहीं, पूरी ऊर्जा यहाँ चली जाएगी, तो मस्त इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। और जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ना है क्या? इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराता हुआ गति करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में कम समय लगेगा, टकराहटें बढ़ जाएंगी, यहां से यहां पहुंचने में कम समय लगेगा। सही है, यहां से पहुंचने में कम समय लगेगा, तो विश्रांति काल कम, तो बच्चों प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, है ना।
विश्रांति काल कम तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। सही है भैया, आप ये सोचो ना, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में बहुत कम, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन पूरा तापीय ऊर्जा का प्रयोग गति करने में लगाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में कोई ऊर्जा जाएगी नहीं, पूरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन मस्त चाल से गति करेगा, यहां से यहां पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा, टकराहटे बढ़ जाएंगी, टकराहटे बढ़ जाएंगी, टकराहटे बढ़ जाएंगी। यानी विश्रांति काल कम, टकराहटे ज्यादा, प्रतिरोधकता ज्यादा। अब बताओ ओवरऑल, ओवरऑल इन दोनों का योग करें तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन आ रहा है, इन दोनों का, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया, इसमें आया है। यानी इसमें प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन विश्रांति काल के कारण प्रतिरोधकता में परिवर्तन आया है। यानी मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो असल में प्रतिरोधकता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सही है, सही है। असल में इन दोनों को जोड़ दो भाई, सुन, और ये प्रतिरोधकता वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। किस कारण से? ताप के कारण से गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है। गतिज ऊर्जा यानी विश्रांति काल कम हो गया, विश्रांति काल कम यानी प्रतिरोधकता बढ़ गई, व्युत्क्रमानुपाती है। तो असल में प्रतिरोधकता में वृद्धि आई है, वृद्धि आई है। तो ध्यान रखना, धातुओं के ताप में वृद्धि करने से प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसको आप सोचेंगे लिखें कैसे? चार्ज यार बड़ा आसान है लिखना, क्या है, कैसे करेंगे? जब किसी धातु के ताप को बढ़ाया जाता है, सुनिए ध्यान से लिखो, जब धातुओं के ताप में वृद्धि की जाती है तो धातुओं के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही रहती है, जिसके कारण उसकी प्रतिरोधकता में कोई वृद्धि नहीं होती है। जबकि ताप बढ़ाने से औसत विश्रांति काल कम हो जाता है, जिसके कारण से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। इस प्रकार धातुओं का ताप बढ़ाने से कुल प्रतिरोधकता में वृद्धि ही होगी, बस कुल प्रतिरोधकता में वृद्धि ही, दोनों को मैंने नेट निकाल लिया, प्रतिरोधकता में वृद्धि ही होगी, यानी अंतिम प्रतिरोधकता मुझे बढ़ी हुई ही मिलेगी। धातुओं का ताप बढ़ाने से असल में प्रतिरोधकता बढ़ता ही है। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक का, बात करते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक का। देखिए ध्यान से, प्रारंभिक प्रतिरोधकता सबसे कम था, मैंने ताप बढ़ाया तो प्रतिरोधकता यानी अंतिम प्रतिरोधकता बढ़ गया, यानी अंतिम प्रतिरोधकता, ध्यान से, अंतिम प्रतिरोधकता भैया बढ़ेगा। अब प्रारंभिक प्रतिरोधकता कम है तो ज्यादा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का अंतर क्या होगा भाई? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का अंतर क्या आएगा? धनात्मक आएगा ना, बड़ा माइनस छोटा, अंतर क्या आएगा? धनात्मक आएगा, धनात्मक। यानी 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 धातुओं का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ध्यान सुनिएगा, धनात्मक होता है। ये महत्वपूर्ण है, यही आता है सत्य सत्य में या एक नंबर में खास स्थान में, कि धातुओं का प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या कुछ नहीं, धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि धातुओं का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ता है, यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक हो जाता है। ग्राफ की बात करें तो, ग्राफ की बात करें तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि धातु की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, कम होती है, लेकिन ताप बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोधकता बढ़ती है, ये सच बात है। ठीक ठीक, यहां पर मैंने दिखा दिया ताप को और यहां पर मैं दिखा रहा हूं प्रतिरोधकता को। तो देखो, शुरुआत में प्रतिरोधकता सबसे कम, लगभग लगभग शून्य मान लो, और जैसे जैसे बच्चों ताप बढ़ रहा है ओवरऑल प्रतिरोधकता बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे, ये यानी धातुओं में ताप बढ़ाने से ताप और प्रतिरोधकता के बीच जो ग्राफ होता है वो अरैखिक होता है, ध्यान रखिएगा, अरैखिक होता है, बहुत तेजी से प्रतिरोधकता बढ़ता है, ये चीज है धातुओं के लिए। ठीक ठीक ठीक, अगला पॉइंट, ये था पहला धातु के लिए। सेकेंड पॉइंट, अर्धचालक की बात करते हैं। अर्धचालक की बात करते हैं, अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाए तो क्या होगा? प्रतिरोधकता बढ़ेगी, कम होगी, या कोई परिवर्तन नहीं आएगा?
अर्धचालक की बात करते हैं। अच्छा, धातु क्या क्या चीज है? धातु अगर मैं उदाहरण दे दूं तो भाई किन्हें किन्हें धातु कहते हैं, तो हम सबको पता है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मीनियम और लोहा, टंगस्टन, ये सभी टंगस्टन, ये सभी धातुएं हैं। यानी इनका प्रारंभिक प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लेगा, बताओ चांदी का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कितना होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। इन सब के बारे में असल में आपने पढ़ा दी। ठीक है, ठीक है, जितने भी धातु होते हैं सबके लिए कहानी है। अब बात करें अर्धचालक की, तो पहली बात है एन, और दूसरी बात क्या है? विश्रांति काल। हम इन दो चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक, अर्धचालक क्या चीज है भैया? अर्धचालक क्या चीज है? अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त, एक काम करो, अर्धचालक को छोड़ दो, अभी पहले निकालते हैं विद्युत रोधी, ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्युत रोधी यानी कुचालक, ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्युत रोधी या कुचालक, ठीक है, इसकी बात करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्धचालक के बीच में क्या लाएगा? धातु यानी चालक, विद्युत रोधी के बीच में क्या लाएगा? अर्धचालक, तो ज्यादा समझने में आसानी होगी। ठीक है, विद्युत रोधी की बात करते हैं। विद्युत रोधी क्या चीज है? विद्युत रोधी क्या चीज? जैसे लकड़ी हो गया, अभ्रक हो गया, कांच हो गया, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शुरुआत में शून्य होती है। विद्युत रोधी बच्चों वो पदार्थ हैं जिनके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या शून्य होती है, जो आवेशों को बहने नहीं देते हैं। यही आपने परिभाषा सुना होगा ना, तो आवेश को क्यों बहने नहीं देते? क्योंकि उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या शून्य है। इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो आवेश कैसे बहेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या शून्य होती है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। यानी यानी ध्यान से देखो, एन का मान शून्य, एन का मान शून्य, तो कुछ भी बटे शून्य अनंत। यानी विद्युत रोधी की प्रारंभिक प्रतिरोधकता भैया बहुत ज्यादा होती है, अनंत होती है, अनंत, बहुत ज्यादा होती है, बहुत। यार इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एकदम फ्रीज जमा हुआ है। यानी इलेक्ट्रॉन 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 गति नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे हैं। क्या? धारा शून्य, धारा शून्य यानी प्रतिरोधकता अनंत। भैया धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध, अब पदार्थ का गुण प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य है यानी धारा शून्य, धारा शून्य यानी प्रतिरोध अनंत, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा। और ऐसे समझ लो आप, भैया एन का मान शून्य, कुछ भी बटे शून्य अनंत, तो प्रतिरोधकता अनंत होता है। सबसे हाईएस्ट प्रतिरोधकता होता है विद्युत रोधी का। अगर हम ग्राफ समझाओ, देख दिया ग्राफ, यहाँ पे मैं ताप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्रतिरोधकता दिखा रहा हूँ। तो बच्चों विद्युत रोधी यानी कुचालक का प्रारंभिक प्रतिरोधकता अनंत होता है, सबसे हाई, सबसे ज्यादा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य यानी प्रतिरोधकता अनंत। विक्रमानुपाती है ना, शून्य का अनंत होता है, उल्टा शून्य का विक्रम अनंत होता है। ठीक है, अब जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे तो प्रत्येक परमाणु के बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन उस तापी ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और इस तापी ऊर्जा का प्रयोग वह दो हिस्सों में करेगा। पहला हिस्सा परमाणु के बाहरी कक्षा से मुक्त होने में, और दूसरा हिस्सा जो बच जाए तो उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके गति करने में। अब देखो धातु में पहले से ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, तो पूरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई, लेकिन इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य। यानी अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन तापी ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और उस तापी ऊर्जा का अधिकांश भाग बाहरी कक्षा से मुक्त होने में लगा देगा। सही है ना भैया? जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अधिकतम ऊर्जा का इस्तेमाल कहां करेगा? अधिकतम ऊर्जा का इस्तेमाल बाहरी कक्षा से मुक्त होने में लगाएगा। समझ पा रहे आप लोग? बाहरी कक्षा से मुक्त होने में लगाएगा। भैया उसके
पास, अभी तो पहले वो ऊर्जा इस्तेमाल करेगा कि हमको छोड़ो, हमको आजाद करो, हमको स्वतंत्र कर दो। यानी ऊर्जा का अधिकांश भाग वह मुक्त होने में खर्च करेगा। यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले बढ़ेगी, जो शून्य थी अब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी यानी प्रतिरोधकता कम होगा, प्रतिरोधकता कम होगा, प्रतिरोधकता कम होगा। अधिकांश ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने आप को मुक्त करने में लगाएगा। आप ये सोचिए, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अधिकांश ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन खुद को मुक्त करने में लगाएगा। जैसे जैसे मुक्त होगा वैसे वैसे प्रतिरोधकता का मान संख्या बढ़ेगी, प्रतिरोधकता का मान कम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब थोड़ी बहुत ऊर्जा बच गई, मान लो मुक्ति के बाद थोड़ी बहुत ऊर्जा बचेगी, वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर गति करने में लगाएगा। बहुत कम ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा। यानी जब जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास गति करने के लिए ऊर्जा कम बची है भाई, अधिकांश ऊर्जा मुक्त होने में लगा दी है ना। बहुत तेजी से बंधे होते भैया कुचालक पदार्थ के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो अधिकांश ऊर्जा मुक्त होने में खर्च हो गया। गति करने के लिए कुछ बचे नहीं, बचे तो बहुत थोड़ा सा, तो गति करेगा एकदम आराम से, धीमे 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 गति करेगा। हाँ, पहले तो गति नहीं कर रहा था, पहले तो गति ही नहीं कर रहा था। यानी विश्रांति काल कितना था पहले? विश्रांति काल यहां से पहुंचने में समय अनंत था, यहां से पहुंच नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया, यानी गति करने लगा। यानी विश्रांति काल धीमे धीमे यहां से पहुंचने में लगा समय धीमे धीमे कुछ कम होने लगा, कुछ कम होने लगा। तो विश्रांति काल कुछ कम हुआ, गति करने लगा, क्योंकि चाल आ गई, कुछ कुछ चाल आई होगी, कुछ कुछ ही सही, थोड़ी सी सही, लेकिन आई है। यानी विश्रांति काल कम। अब विश्रांति काल कम होने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, यानी यहाँ प्रतिरोधकता बढ़ेगा। अब बताइए टोटल क्या होगा भैया? एक केस में प्रतिरोधकता बहुत कम हो रहा है और दूसरे केस में प्रतिरोधकता कुछ बढ़ रहा है। तो जो नेट प्रतिरोधकता होगा तो सोचो भैया, यहाँ पे कुछ प्रतिरोधकता बढ़ा और यहाँ पे प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा कम हुई, तो इनका जो नेट प्रतिरोधकता होगा, सोचो ये बढ़ा, ये कम हुआ, कट गया, बचा असल में नेट प्रतिरोधकता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप खुद सोचिए ना भाई, विद्युत रोधी ऐसा पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते हैं, यानी बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बंधा होता है नाभिक से। अब आप ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा का अधिकांश भाग तो इलेक्ट्रॉन खुद को मुक्त करने में लगा देगा, यानी अधिकांश ऊर्जा मुक्त होने में चला जाएगा, यानी खुद को मुक्त पहले करेगा, मुक्त करेगा वैसे वैसे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी, यानी प्रतिरोधकता का मान कम होगा, विक्रमानुपाती है। ठीक ठीक, इसके कारण से प्रतिरोधकता कम हो रही है। अब जब थोड़ी बहुत ऊर्जा बच जाएगी, उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा परिवर्तित करके गति करने लगेगा, तो गति करने से क्या होगा? विश्रांति काल कुछ कम होगा। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच नहीं रहा था, प्रतिरोधकता अनंत, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से गति नहीं कर रहा था। अब थोड़ी ऊर्जा मिली तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगा, यानी विश्रांति काल कम हो गया। तो विश्रांति काल कम यानी प्रतिरोधकता कुछ 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 बढ़ा इसके कारण से, और ओवरऑल प्रतिरोधकता ये बढ़ा, ये कम हो गया, ओवरऑल कम ही हो रहा है, ओवरऑल कम ही हो रहा है ना, ये कम ये बढ़ा और ओवरऑल कम ही हो रहा है, कम ही हो रहा है प्रतिरोधकता। इस प्रकार से बच्चों, जब किसी विद्युत रोधी के ताप को बढ़ाया जाता है, जब किसी विद्युत रोधी के ताप को बढ़ाया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रतिरोधकता बहुत तेजी से कम होता है, जबकि औसत विश्रांति काल कम होता है, जिसके कारण से प्रतिरोधकता में कुछ बढ़ोतरी आती है। लेकिन 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 मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आई प्रतिरोधकता में कमी विश्रांति काल के कारण आई प्रतिरोधकता में बढ़ोतरी की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। भाई कमी बहुत ज्यादा हो रही है, प्रतिरोधकता में कमी बहुत ज्यादा हो रही है बढ़ोतरी की तुलना में।
इस प्रकार विद्युत रोधी पदार्थों की कुल प्रतिरोधकता कम ही होती है। समझे? यानी हम ये कह रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रतिरोधकता में बहुत ज्यादा कमी आ रही है और विश्रांति काल के कारण प्रतिरोधकता में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। तो ओवरऑल ज्यादा कौन है, ज्यादा यहाँ पे कौन है, ज्यादा कमी वाला है, तो असल में इनका अंतर कम ही होगा, है ना। तो कैसे लिखोगे आप लोग कि जब विद्युत रोधी पदार्थ के ताप में वृद्धि की जाती है तो उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जिससे प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा कम होती है तथा ताप बढ़ाने से विश्रांति काल कुछ कम होता है, चाल बढ़ने लगता है, कुछ कम होता है, जिससे प्रतिरोधकता कुछ बढ़ता है। इस प्रकार विश्रांति काल के कारण प्रतिरोधकता में आई वृद्धि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रतिरोधकता में आई कमी की तुलना में बहुत कम होता है, वृद्धि बहुत कम होता है, अर्थात कुल प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक, तो प्रतिरोधकता पहले बहुत ज्यादा था और बहुत तेजी से कम होगा। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी और प्रतिरोधकता बहुत तेजी से कम होगा, पहले बहुत था। ठीक, यानी विद्युत रोधी पदार्थों का ताप बढ़ाने से ताप और प्रतिरोधकता के बीच का ग्राफ अरैखिक ही होता है, अरैखिक ही होता है। और अगर हम बात करें प्रतिरोधकता ताप गुणांक की, तो अंतिम प्रतिरोधकता कम हो गया, सही है, अंतिम प्रतिरोधकता यानी ये कम हो गया और प्रारंभिक प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा था, तो अंतिम कम प्रारंभिक ज्यादा, तो इसका जो अंतर आएगा ऋणात्मक आएगा। यानी विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऋणात्मक होता है। विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये हो गया विद्युत रोधी। अब तीसरा है इसके बीच वाला कौन है, अर्धचालक। अब आप समझ पाएंगे अर्धचालक को अच्छे से। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं उदाहरण कौन कौन से पदार्थ चाहिए होते हैं विद्युत रोधी, सबको पता है कांच होता है, लकड़ी होता है, कांच होता है, लकड़ी होता है, और क्या होता है, अभ्रक होता है, जितने भी कुचालक पदार्थ आप जानते हैं वो सब होता है। थर्ड पॉइंट है अर्धचालक। अर्धचालक अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन आता है, ये पढ़ने वाले अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों के लिए तो सबसे पहली बात तो ये अर्धचालक कैसे पदार्थ होते हैं, जो चालक यानी धातु और विद्युत रोधी के बीच पाए जाते हैं। यानी इसका प्रतिरोधकता, प्रारंभिक प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है, ये बात सही है शुरुआत में, अनंत नहीं कह सकते हो, कह भी सकते हो। 0 केल्विन पर अर्धचालक विद्युत रोधी पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं, बस सही है। मैं कह सकता हूं कि 0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थों का प्रारंभिक प्रतिरोधकता अनंत होता है। यानी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या शुरुआत में 0 होती है, एकदम 0 केल्विन पर, परम शून्य ताप पर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब विश्रांति काल शुरू में क्या होगा, अनंत होगा भैया, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन के यहां से पहुंचने में तो लगा समय अनंत, बहुत ज्यादा। लेकिन अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम शून्य नहीं होता है, कुछ होता है, इक्का दुक्का होते हैं, कुछ होता है भैया, कुछ होता है, थोड़ी बहुत होता है लेकिन कुछ होता है, थोड़ी बहुत होता है ना भैया। धातु और विद्युत रोधी के बीच में ये स्थिति है, कंडीशन है, कैटेगरी है, बीच की कैटेगरी है। यानी प्रतिरोधकता अनंत नहीं होता लेकिन ज्यादा होता है, ये बात सही है। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इससे थोड़ा कम होगा, इससे थोड़ा कम होगा, ये ताप, ये प्रतिरोधकता भाई थोड़ा कम होगा, ये लीजिए, ये अनंत है, अनंत से थोड़ा कम, अब तो अनंत से थोड़ा कम क्या, अनंत ही होता है, खैर ज्यादा ही होगा, प्रारंभिक प्रतिरोधकता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा, यानी 0 केल्विन पर अर्धचालक विद्युत रोधी पदार्थों की भांति ही व्यवहार करते हैं। ठीक, तो n मान लो कुछ है मान लो, ठीक है, चलो मान लो
विश्रांति काल में कुछ होगा फिर, अगर इक्का दुक्का भी इलेक्ट्रॉन होंगे एकांक आयतन में तो थोड़ी बहुत गति कर रहे होंगे, शुरुआत में नहीं करते हैं, फिर भी चलो ठीक है मान लिया मैंने। अब इसका अगर मैं ताप बढ़ाऊं, ध्यान से, अगर मैं ताप बढ़ाऊं तो क्या होगा? पहली बात तो भैया मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन, भैया ऊर्जा आप देंगे तापी ऊर्जा पाकर, यही कहानी यही कहानी यही कहानी है। हाँ, इसकी तुलना में कुछ थे, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उस ऊर्जा का प्रयोग क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने में, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने से प्रतिरोधकता कम होगा, सही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रतिरोधकता कम होगा। भैया आप ताप देंगे, यानी आप ताप यानी क्या दे रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा पाकर बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा अपने आप को मुक्त करने में लगाएगा, मुक्त करने में लगाएगा। तो जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा n का मान बढ़ेगा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी प्रतिरोधकता कम होगा, पहली बात। अब क्या हो गया? अधिकांश हिस्सा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में खर्च हो गया, तो थोड़ा बहुत हिस्सा बचेगा, गति करने में लगाएगा, यानी विश्रांति काल कुछ कम होगा। पहले जो एक भी नहीं था, विश्रांति काल एक भी नहीं था, शून्य था, तो कुछ विश्रांति काल कम होगा। विश्रांति काल कम होने से प्रतिरोधकता बढ़ेगी, सही है। अब यहां भी आप दिखा सकते हो ओवरऑल क्या होगा, वही कहानी है जो कहानी थी विद्युत रोधी में, वही कहानी यहाँ पर है। हम बस इसकी तुलना में कुछ कम परिवर्तन आएगा, बस इसकी तुलना में कुछ कम परिवर्तन आएगा बस। हाँ, ओवरऑल प्रतिरोधकता कम ही होगा, इसकी तुलना में कम होगा बस, बट प्रतिरोधकता यहाँ पे बहुत तेजी से कम होगा, यहाँ कम तेजी से कम होगा। देख लीजिए भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी, प्रतिरोधकता कम होगा, और कुछ ऊर्जा ही गति करने में लगेगा, तो गति करने से ताऊ का मान या विश्रांति काल कुछ कम होगा, तो कुछ प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो कुछ प्रतिरोधकता बढ़ी और कुछ कमी आई, और ओवरऑल कम ही हुआ प्रतिरोधकता। यानी अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ाने से कुल प्रतिरोधकता कम हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं इसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा, है ना भैया। अंतिम प्रतिरोधकता कम, अंतिम प्रतिरोधकता कम, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक आएगा, ठीक है। आप पूछेंगे कैसे लिखेंगे चाहिए इसको हिंदी में, तो आप बोल सकते हो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिसके कारण उसकी प्रतिरोधकता बहुत तेजी से कम होगी। जबकि मुक्त ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल कुछ कम होगा, जिससे प्रतिरोधकता कुछ बढ़ेगी। लेकिन विश्रांति काल के कारण आई प्रतिरोधकता में वृद्धि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आई प्रतिरोधकता में कमी की तुलना में बहुत कम होगा। ये जो वृद्धि है बहुत कम होगा, इस प्रकार कुल प्रतिरोधकता कम ही होगा। इसमें जो वृद्धि आ रही है इसकी कमी की तुलना में बहुत कम है, ये वृद्धि बहुत कम है इसकी तुलना में। यानी असल में कौन 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 राज करेगा? ये राज करेगा, कौन? प्रतिरोधकता में कमी आएगी, और प्रतिरोधकता ताप गुणांक इसका ऋणात्मक होता है। इसका ग्राफ अरैखिक होगा, यही होगा, अरैखिक ही होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और देखो, हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में चालकता। चालकता क्या है? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो एक चीज मैं भूल गया बताना, यहां पर प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो चालकता कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चालकता यानी सिग्मा कम हो जाएगा ना, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो धातुओं का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ता है और चालकता कम हो जाता है। विद्युत रोधी पदार्थों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता कमेगा और चालकता बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण तो धारा बहती है, धारा बहने यानी चालकता का बढ़ना। अर्धचालकों में प्रतिरोधकता कम होती है, यानी चालकता बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं जिसके कारण धारा बहती है, धारा का बहना ही तो है प्रतिरोध का कम होना, यानी चालकता का बढ़ जाना। कौन कौन होते हैं अर्धचालक?
सबसे फेमस नाम है, सुन ले, याद कर ले। पहला होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन। दूसरा होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम। और तीसरा अगर आपसे पूछेगा तो ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड जिसे कार्बन 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 कह सकते हो आप, कार्बन। ये 3 अर्धचालक होते हैं। कभी कभार पूछ लेता 3 अर्धचालकों के नाम लिखिए, तो लिख दीजिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइड या कार्बन, कुछ भी लिख लीजिए, वही चीज है, ग्रेफाइड या कार्बन। तो ये 3 कैटेगरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।